काली अब अपनी शक्तियों से गांव की छोटी मोटी समस्याएं सुलझाने लगी थी, लेकिन अब उसके सर पर उसके बाबा का हाथ नहीं था, जिसके कारण उसके घर का अब बचा हुआ राशन भी खत्म हो चुका था। लेकिन काली अपने खाने के लिए अपने घर में मौजूद एक बर्तन को खोलकर देखने लगती है, लेकिन सारे ही बर्तन खाली थे। ये देखकर काली उदास होते हुए कहती है, ये क्या, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, होगा भी कैसे। बाबा तो चले गए, एक वही तो थे जो सुबह मुझे खाना बना कर देते थे, समय पर राशन ले आते थे। अब बाबा नहीं है तो कितना खाली सा लगता है ये घर। गोरी होती तो कहती, काली ऐसे जिंदगी तो नहीं कटेगी ना, तुझे तेरी जिंदगी का इतना बड़ा मकसद मिला है, उसके लिए तुझे जिंदा रहना होगा, इसलिए चल कुछ काम ढूंढ ताकि खाना खाने के लिए पैसे आ सके। काली काम की तलाश में अपने घर से निकली ही थी कि तभी पड़ोस के घर में रहने वाले बिरजू काका, जो कि काली के स्वर्गवासी पिता के बचपन के दोस्त भी थे, उसको जाते हुए देखकर बोलते हैं, अरे काली बिटिया, कहाँ जा रही हो? अपनी माँ से मिलने के लिए? नहीं काका, माँ से मिलने तो शाम के समय जाती हूँ, अभी तो किसी काम की तलाश में जा रही हूँ। अब भले ही अकेले रह गई हूँ, लेकिन खाने पीने के लिए कमाना तो पड़ेगा। हाँ बिटिया, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जिस उम्र में हाथ पीले होने चाहिए थे, उस उम्र में तुमको अब इतनी जिम्मेदारियाँ उठानी है। आलोक होता तो तुमको ये सब करना ही नहीं पड़ता। वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, बचपन से हम दोनों साथ थे, लेकिन बेचारे की किस्मत, पहले एक बेटी छोड़ गई, बाद में वो खुद दूसरी बेटी को बेसहारा छोड़ गया। होनी को कौन टाल सकता है काका, भगवान तो वैसे भी गरीबों के साथ मजाक करने के लिए आगे रहता है। हाँ बेटी, लेकिन होनी को टाला जा सकता है अगर इंतजाम पहले से पुख्ता हो। लेकिन आलोक जहाँ काम करता था, वहाँ का मालिक इतना लापरवाह है कि उसकी लापरवाही के कारण मेरा दोस्त और तेरा पिता मुझसे छिन गया। उसका घमंड देखा मैंने जब तेरे पिता की मौत पर वो तुझे चेक दे रहा था। खैर बिटिया, ये सब छोड़, गांव के स्कूल में कुछ भर्ती निकली है, कल ही प्रचार करने के लिए कुछ लोग आए थे, तू एक बार वहाँ जाकर काम पता कर ले। हाँ काका, ये सही रहेगा, स्कूल में काम करूँगी तो माँ के लिए भी समय मिल जाएगा। चलिए मैं चलती हूँ, पता करके आती हूँ। काली बिरजू से बातें करके आगे गांव के स्कूल की ओर बढ़ने लगती है। काली इस बात से अनजान थी कि वो जिस स्कूल में नौकरी के लिए जा रही है, वो स्कूल हर्ष की माँ का है। काली के वहाँ पहुँचने पर जैसे ही हर्ष की नजर काली पर जाती है, वो उसको अपनी माँ के स्कूल में देखकर हैरान होता है और उसके पास जाकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो काली? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? और ये सवाल तो मुझे करना चाहिए मिस्टर हर्ष, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? अब तो ये आपकी साइट नहीं है, आप तो बाबा वाली साइट के मालिक थे ना, तो आप इस स्कूल में क्या कर रहे हैं, बोलिए। वो बात ये है कि ये स्कूल मेरी माँ का है और मेरी माँ के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं इसको संभालता हूँ, तो कभी कभी यहाँ ये देखने आ जाता हूँ कि सब ठीक है ना। अब आप बताइए मैडम, आप यहाँ कैसे? वैसे तो मैं यहाँ नौकरी के लिए आई थी, लेकिन अब जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, क्योंकि ये जगह तुमसे रिलेटेड है, जिसकी फैक्ट्री साइड पर मेरे बाबा की जान गई थी। ओ कोल्ड हार्टेड इंसान, पहली बात तो देखो, तुम्हारे बाबा की मौत का अफसोस मुझे भी है और उनकी जान मेरी वजह से नहीं गई। मुझे मजदूरों ने बताया था कि उनको मना किया गया था कि इतनी ऊंचाई पर इतनी ईंटें ढोकर मत ले जाओ, रिस्की है, लेकिन वो माने ही नहीं। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कभी नहीं चाहता कि किसी मजदूर की जान जाए। हाँ जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको देखकर मुझे वही सब याद आएगा, तुम्हारा चेक देना और सब, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। वाह, जब तुम्हारे साथ मिलकर एक लड़की को नदी में कूदने पर बचाया तब तुम्हें यह याद नहीं आया? अरे मरे हुए इंसान की लटकी हुई बॉडी को नीचे उतारा तब भी तुम्हें कुछ नहीं याद आया? तुम्हारा ड्राइवर बनके यहाँ से वहाँ तुमको लेकर गया तब तुम्हें ये सब याद बिल्कुल नहीं आया? अजीब लड़की हो यार, मतलब मदद लेकर शुक्रिया कहना तो आता नहीं, ऊपर से टॉन्ट मार कर और जा रही हो। अरे मेरी वजह से तुम यहाँ नौकरी नहीं कर सकती, ये तुम्हें ही लगता है तो मत करो, ठीक है? कह तो सही रहा है, लेकिन खैर छोड़ो, सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुमने अब तक जो किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं ले सकती। काली ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी थोड़ा आगे जाकर उसके सर के निशान में तेज की दर्द होता है और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि वो किसी तरह खुद को संभाल कर लड़खड़ाते हुए घर आती है। तभी उसे एक बार फिर बिरजू नजर आता है और उसे देखकर कहता है,
कोनो बात है क्या बिटिया? नौकरी की सुनकर कैसन खिली खिली गई थी और अब देखो कैसे मुरझाई हुई वापस आई हो। तबीयत तो ठीक है ना? काका, मैं उस स्कूल में नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि वो स्कूल उसी हर्ष का है जिसकी साइट पर बाबा की मौत हुई थी, और हर्ष को देखकर मुझे बाबा को खोने का गम याद आ जाता है। इसलिए मैं मना कर आई कि मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। अच्छा, अभी मैं घर जाती हूँ, थोड़ी तबीयत खराब है। काली ये बोलकर आंखों में आंसू भरे वहाँ से अपने घर के अंदर आ जाती है और बिरजू भी अपने घर की ओर चला जाता है। काली घर पहुंची ही थी कि तभी काली के सर का निशान फिर से दर्द करता है और वो वहीं गिर पड़ती है। जिसके बाद अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो चिल्लाते हुए उठती है। हर्ष! वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री साइट का इंस्पेक्शन करने आज हर्ष रोज से जल्दी आ चुका था, जहां वो सभी मजदूरों को काम करता देखता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक नकाबपोश आदमी पर जाती है जो कि फैक्ट्री साइट के छोटी मोटी काम कर रहा था। उसको देखकर हर्ष अपने सुपरवाइजर चंदन को बुलाकर कहता है, चंदन वो आदमी कौन है? इससे पहले तो मैंने उसको अपनी साइट पर कभी नहीं देखा। और ये ऐसे हुलिये में क्यों आया है? चेहरा पूरा ढका हुआ है इसका। साहब, ये आदमी सुबह सुबह यहीं बैठा था भूखा प्यासा। इसने मुझसे बहुत मिन्नतें की कोई काम मिल जाए तो, इसलिए मैंने इसको काम दे दिया। आपको ऐतराज है तो मैं... अरे नहीं नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, जाइए आप देखिए सबके काम को। जी साहब। चंदन इतना बोलकर फैक्ट्री साइट के लोगों के काम का जायजा लेने लगता है। तो वहीं वो नकाबपोश आदमी धीरे धीरे हर्ष की ओर बढ़ने लगता है और जब वो हर्ष के बेहद करीब आ जाता है तो वो हर्ष पर चाकू से हमला करने वाला होता है कि तभी अचानक वहाँ काली आती है और नकाबपोश आदमी को धक्का देने के चक्कर में काली के हाथ पर उसका चाकू लग जाता है। ये सब देखकर वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। तो वहीं हर्ष अचानक से अपने ऊपर हुए हमले में काली को बीच में आते देखकर कहता है, काली काली, चंदन तुम इसको संभालो, मैं उस आदमी को देखता हूँ। हर्ष ये बोलकर उस नकाबपोश आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन हर्ष के हाथों से वो आदमी बचकर निकलने में कामयाब होता है, जिसके कारण हर्ष भागते हुए अपनी फैक्ट्री साइट काली को देखने के लिए जाता है, जहाँ काली नहीं थी। जिस पर हर्ष वहाँ मौजूद अपने मजदूरों पर चिल्लाते हुए कहता है, काली कहाँ गई? अरे कोई उसको हॉस्पिटल लेकर गया कि नहीं? काली कहाँ है? साहब, वो मैडम खुद ही आपके जाने के बाद उठकर चली गई। हमने कहा भी कि हम उनको दवाखाने ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अरे तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? उसने मुझे बचाते हुए घाव खुद पर लिया। तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। हर्ष इतना बोलकर काली को ढूंढते हुए पास के अस्पताल जाता है, लेकिन काली का कोई पता नहीं होता। आसपास के दवाखाने पर भी हर्ष देख चुका था, लेकिन काली अपने घाव की बरहम पट्टी करवाने कहीं नहीं आई। हर्ष को जब काली किसी भी अस्पताल और दवाखाने में नहीं मिलती, तो वो उसको ढूंढने उसके घर जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि काली अपने घर में बैठी अपने हाथ पर पट्टी कर चुकी थी। ये देखकर हर्ष उस पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या था काली? तुम वहाँ से ऐसे क्यों चली गई? और तुम्हारा घाव ज्यादा तो नहीं लगी? इतना बोलकर हर्ष जैसे ही काली के हाथ को छूने को होता है, तभी काली अपने हाथ को पीछे करते हुए हर्ष को कहती है, मैं ठीक हूँ, मैंने पट्टी कर ली है, ज्यादा गहरा घाव नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमको खुद से डॉक्टर बनने की क्या जरूरत थी? एक तो पता नहीं कौन था वो जिसने मुझे मारना चाहा, और तुम वहाँ अचानक कैसे आई? तुम्हें क्या पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है? हर्ष की ये बात सुनकर काली अपने उस रात के सपने के बारे में सोचने लगती है। मुझे कैसे पता होगा? वो मैं तुमसे कल के बर्ताव के लिए माफी मांगने आई थी, तभी उस आदमी को चाकू लेकर तुम्हारे पास आते देखा, तो ये... थैंक यू काली मुझे बचाने के लिए, और सॉरी मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। कोई नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, और माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कल मैंने तुमको बहुत कुछ बोल दिया, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। अगर तुमको मेरी माफी चाहिए तो तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम मेरे स्कूल में टीचर की जॉब कर लो। देखो काली, तुम्हारा गुस्सा मुझसे है और किसी से नहीं, लेकिन तुम एक टैलेंटेड पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम कितने ही बच्चों का भविष्य बना सकती हो, तो प्लीज मना मत करना। ठीक है हर्ष, मैं अपने घाव के ठीक होने के बाद आ जाऊंगी। अभी मुझे आराम करना है, तो तुम...
हाँ हाँ, मैं बस जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अपने हाथ को ज्यादा तकलीफ मत देना, ठीक है? और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन ओ सॉरी, तुम्हारे पास तो कोई फोन ही नहीं है। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, जाओ आराम करो। हर्ष इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। हर्ष को काली के घर से निकलते हुए बिरजू देख लेता है। हर्ष के जाते ही काली बिरजू के घर आती है और उससे कहती है, काका, आप अभी कुछ देर पहले कहाँ थे? बिटिया मैं तो वो किसी काम से गया था, और ये तुम्हारे हाथ पर पट्टी, चोट लगी है तुम्हें? झूठ मत बोलिए काका, आखिर क्यों आपने हर्ष को मारने की कोशिश करी? बताइए क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपना दोस्त आलोक खोया, तूने अपने पिता को खोया। अरे अगर इस इंसान ने लापरवाही नहीं की होती तो आज आलोक जिंदा होता, तुझे यूँ काम के लिए भटकना नहीं पड़ता। लेकिन काका, जो भी हुआ उसमें हर्ष की कोई गलती नहीं है। अगर हर्ष की गलती होती तो उसको मैं खुद अपने हाथों से सजा दे चुकी होती। बाबा के साथ जो हुआ वो होनी थी। माना हर्ष बदतमीज है, लेकिन वो किसी को जान के दुख देने वालों में से नहीं है। और जानती हूँ आपको बाबा के जाने का बहुत दुख है। आपने हमें बचपन से खिलाया है, इसलिए आपको मुझे ऐसे देखकर दुख होता होगा। लेकिन काका, हम ऐसे नहीं हैं। हम एक आम इंसान हैं जो दूसरों के दुखों में दुखी हो जाते हैं, ना कि किसी को दुख देने की सोचते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा कभी ऐसा कुछ मत करिएगा। मुझे माफ कर दो बिटिया, हमने जो किया गलत किया, साथ ही उस वजह से तुम्हें भी चोट आई, हमें माफ कर दो। वो तो अच्छा है मैंने आपको घर से चाकू के साथ निकलते हुए देखा था और आपका पीछा किया, वरना आज आप जेल में होते और कोई निर्दोष इंसान घायल। काली इतना बोलकर अपने घर आ जाती है और अपने घर का दरवाजा बंद करके एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, अच्छा हुआ मैंने बाबा को ये बता दिया कि मैंने उन्हें देखा था, वरना उनको भी शक हो जाता कि आखिर मुझे उनके वहाँ होने की बात पता कैसे चली। काली, अब थोड़ा आराम कर ले और सबसे पहले तो ये पट्टी उतार। काली अपने घाव के ऊपर बंधी पट्टी उतारती है तो उसके हाथ पर कोई घाव नहीं था। गुजरते दिनों के साथ मुझे मेरे अंदर आई और शक्तियों का पता चल रहा है, लेकिन आखिर मेरे अंदर ये शक्तियाँ क्यों हैं? इतना गहरा घाव भी पल भर में भर गया। पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान। पहले मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मुझे ये शक्तियाँ दे दी। इन सभी बातों को सोचते हुए काली अब आराम से अपने घर में सो जाती है और दिन से रात कब होती है उसे कुछ पता नहीं चलता। तो वहीं काली के घर के बाहर किसी ने उसके लिए खाना भिजवाया था, साथ में उसमें एक कार्ड भी था। लेकिन काली बाहर आती उससे पहले ही भाग्या के तीनों सपूत काली के घर के बाहर आकर उस खाने को देखकर कहते हैं, ते ताना तोन देतल दया ताली तो ओ आले वाला ए ओ आली आ आया। तुम दोनों ही क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ कि हम तीनों के अलावा कौन है यहाँ काली का दीवाना जिसने खाना उसके दरवाजे पर रखा। ओ अतलते अंधे, हम भी तो यही बोल रहे हैं। थैल तोलो, ताली तो बाल बुलातल तय देते हैं ती थाना माँ ने भेजा है। नितिन काली के घर का दरवाजा बजाता है, जिससे सोई हुई काली की आंख खुलती है और वो अपनी आंखें मसलते हुए दरवाजा खोलती है। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? ताली तल तुमने हम तो तप्पलते मारने की बात की थी, लेकिन दे तो हम माँ ने तुम्हारे लिए थाना बनवा लाए, तो माँ ने तुम्हारे लिए थाना भेजा है। था लो। तुम्हारी माँ तो मुझे रोज ताने देती ही है, इसमें नया क्या है? खैर, अभी तुम तीनों से बहस करने का मेरा मूड नहीं है, इसलिए खाने के लिए शुक्रिया, बाय। काली खाना लेकर दरवाजा उन तीनों के मुंह पर बंद कर देती है और अंदर आकर खाना और उस पर रखे कार्ड को देखती है, जिस पर गेट वेल सून लिखा था। ये देखकर काली मुस्कुराती हुई कहती है, ये नील, नितिन, मुकेश भी ना कितना परेशान करते हैं मुझे, पर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे लिए खाना भिजवाया। खैर, बहुत भूख लगी है, खाना खा लेती। काली आराम से बैठकर उस खाने से अपना पेट भरती है। तो वहीं हर्ष अपने घर की बालकनी में टहलते हुए खुद से कहता है, अब तो काली ने खाना खा लिया होगा। तू भी ना हर्ष, खाना दरवाजे पर रखने की क्या जरूरत थी, दे ही देता। चलो कोई नहीं, काली का खाना खाना जरूरी है, मेरा अपने हाथों से देना नहीं। किशनगढ़ गांव की ये सुबह बहुत ही चहचहाती हुई होती है। गांव के चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज इस सुबह को और खूबसूरत बनाती है। तो वहीं काली भी आज अपनी शक्तियों और परेशानियों को भूलकर आम लोगों की तरह
अपने दिन की शुरुआत घर के काम करने के साथ साथ अपने कपड़े धोकर करती है। कुछ देर में अपने कपड़े धोकर जब काली उन्हें सुखाने अपने घर के आंगन में जाती है तो वो गांव में होती थोड़ी भगदड़ देखती है। वो जानने निकलती है कि आखिर हुआ क्या है। कुछ दूर चलने पर उसको अपने गांव के मदन लाल हलवाई के घर के पास भीड़ दिखती है। मदन लाल की मौत हो चुकी थी। उसकी लाश के पास उसकी बीवी फूट फूट कर रो रही थी। ये देखकर काली वहीं मौजूद एक औरत से कहती है, काकी, क्या हुआ मदन लाल काका को? उनकी तबीयत खराब थी क्या? नहीं बिटिया, वो गांव में ठेके पर मुनाफे के चक्कर में काफी समय से मिलावटी शराब बेची जा रही है, जिसके कारण गांव में कई मौतें हो गई हैं। मदन लाल भी उसी मिलावटी शराब की भेंट चढ़ा है। तो काकी, पुलिस में शिकायत नहीं की किसी ने? अरे बिटिया, ये व्यापारी बड़े चालाक होते हैं। चेकिंग के समय दूसरी शराब दिखाते हैं। और वैसे भी शराब से बड़े बड़े लोगों को बहुत मुनाफा होता है, क्योंकि शराब पीने वाला इंसान उसको छोड़ ही नहीं सकता, ये जानते हुए भी कि उसको पीने से उसकी जान भी जा सकती है। हाँ, ये तो सही कहा आपने। गांव में ये सब हो रहा है और मुझे पता भी नहीं चला। काली, अब तुझे कुछ करना होगा। काली अंधेरी रात में सभी गांव वालों के सोने के बाद अपनी बहन गौरी का वही काला सूट पहने और चेहरे को दुपट्टे से ढककर गांव में निकलती है। काली की रफ्तार किसी हवा से कम नहीं थी। वो शराब के ठेके के पास जा ही रही थी कि तभी उसे एक घर से शोर सुनाई देता है और वो एक घर के पास आकर खिड़की से देखती है तो खिड़की से झांकने के बाद उसे एक शराबी दिखता है जो अपनी पत्नी को शराब के नशे में धुत होकर डंडे से पीट रहा था। क्यों मार रहे हैं मुझे? मैंने आपसे यही तो बोला है कि इस शराब की लत को छोड़ दीजिए। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे कब पीनी है और कब नहीं? होती कौन है मुझे ये सब बताने वाली? मैं पत्नी हूँ आपकी और मेरा धर्म है आपको ये सब समझाना। अरे हलवाई की जान इस शराब की वजह से चली गई और आप तो एक किसान हो, आपको कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, अगर तू इस दुनिया में है तो मेरे पति को मेरे दर्द का एहसास करवा और ये बता कि मैं इस बेवकूफ का कितना भला चाहती हूँ। शराबी उसकी एक नहीं सुनता और उसे फिर से मारने लगता है। उसकी ये हरकत देखकर काली का खून खौल उठता है और उसके सर का निशान जागृत होकर चमकने लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर कहती है, अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू काली के रहते इस बेचारी पर जुल्म करे? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। काली ने इतना बोलकर शराबी के हाथों पर अपनी शक्तियों से काबू पा लिया था, जिसके बाद शराबी उस डंडे को अपने ऊपर ही मारने लगता है। ये सब देखकर शराबी कहता है, अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है? अरे मेरे हाथ मुझे ही मार रहे हैं। बड़ा दर्द हो रहा है, कोई रोको मुझे पापा। ये सब भगवान कर रहे हैं, देखा, ताकि तुमको मेरे उस दर्द का एहसास हो। आई मेरी माँ, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि तुझे कभी नहीं मारूंगा। अब बोल अपने उस भगवान को कि ये सब बंद करे। पहले वादा करो कि आज के बाद तुम मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाओगे और शराब को हाथ तक नहीं लगाओगे। मैं वादा करता हूँ। हे भगवान, मेरे पति को उनकी गलती का एहसास हो गया, अब आप भी उन्हें माफ कर दीजिए। शराबी की पत्नी की ये बात सुनते ही काली अपनी शक्तियाँ रोक देती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ भगवान, आपने किसी का तो भला किया। उम्मीद है अब एक घर तो शराब की चपेट से बच गया। अब वक्त है शराब में मिलावट करने वाले दरिंदों को ढूंढने का। इन दोनों को मैं आकर देखती हूँ। काली शराब के ठेके पर जाकर वहाँ जांच पड़ताल करती है। तभी उसको कुछ लोगों के आने की आहट होती है, जिससे काली खुद को छुपा लेती है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं, जिनके हाथों में छोटी छोटी कैन थी। वो दोनों आदमी उन कैन को खोलकर एक बड़े से ड्रम में उन्हें पलट देते हैं। चल जल्दी से सारी शराब को मिला दे, ताकि किसी को पता ना चले कि मिलावट हुई है। वैसे भी इस गांव के लोगों को शराब की इतनी लत है कि मिलावटी शराब होने के बावजूद भूखों की तरह खरीदने आते हैं और उसी से हमें लाभ होता है। अच्छा, तो मौत का व्यापार करके ये लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। आज ये खुद ही इस मिलावटी शराब का भांडा खुद अपने हाथों से फोड़ेंगे। हाँ भाई, अजीब पागल लोग इस गांव के। हर कुछ दिनों में जहरीली शराब से यहाँ लोगों की मौत होती है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
हमको क्या लेना है यार, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चल अब ये शराब मिला दे और निकल ले यहाँ से। वैसे भी हलवाई की मौत के बाद गांव में हलचल भी है। वो दोनों आदमी जब उन शराब की बोतलों को भरने लगते हैं तो काली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन दोनों को उनकी ही मिलावटी शराब जबरदस्ती पिलाती है, जिससे वो दोनों हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हम ये मिलावटी शराब क्यों पी रहे हैं? मुझे नहीं पता उस्ताद, मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं है, अपने आप मेरे हाथ चल रहे हैं, ऐसे तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। वो इतना बोलते ही हैं कि तभी काली उन दोनों के सामने आ जाती है और उसका मुंह ढका हुआ था और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं और एक आदमी कहता है, कौन हो तुम? और ये सब हमारे साथ तो तुम ही कर रही हो ना? हाँ, मैं ही तुम्हें तुम्हारी मिलावटी शराब पिला रही हूँ। आखिर जिस चीज से तुम लोगों की जान ले रहे हो उसका स्वाद तुम खुद भी तो चखो ना। पियो ये मौत की शराब। हमें कुछ मत करो, आज के बाद हम इस शराब का धंधा छोड़ देंगे और दूर भाग जाएंगे। दूर तो तुम लोग भाग जाओगे, लेकिन उस बेचारी जान का क्या होगा जो तुम्हारी वजह से गई। अब तुम दोनों की सजा यही है कि सारी शराब तुम दोनों ही पीकर खत्म करोगे। काली ने इतना बोला ही था कि तभी एक आदमी शराब पीकर बेहोश हो जाता है और दूसरा आदमी कहता है, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं मरना, मुझे माफी दे दो। तुम दोनों के पास माफी का एक ही रास्ता है। अगर तुम दोनों खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने गुनाह कबूल कर लो और खुद इस इंसान का नाम बता दो जो तुमसे ये सब करवा रहा है, तो मैं तुमको माफ कर सकती हूँ। ठीक है, हमें कुछ मत करो, हम अभी थाने जाकर सब कबूल कर लेंगे। दूसरा शराबी काली से इतना कहता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करता है और उसके बाद दोनों आदमी गांव के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां लड़खड़ाते हुए वो इंस्पेक्टर पांडे की टेबल पर आकर गिरते हैं। ओए, कौन हो तुम दोनों? हवलदार, पुलिस स्टेशन को शराबियों का अड्डा बनाया हुआ है, कोई भी मुंह उठाकर अंदर आ जाता है। साहब वो हम आपसे कुछ कहने आए, वो हम दोनों। एक मिनट, तुम दोनों तो गांव की शराब के ठेके चलाते हो ना, आज अपनी ही शराब पी ली क्या? साहब पी नहीं है, पिलाई है, लेकिन आप वो सब छोड़ो, आप हमें अंदर डालो, क्योंकि हमने ही शराब में मिलावट करके गांव के लोगों की जान खतरे में डाली थी। हाँ साहब, वो हमने ही ये सब किया है और आज से नहीं, पिछले 4 सालों से हमने ही मिलावट वाली शराब बेची है, इसलिए आप हमें जेल में डाल दीजिए, वरना वो क्या? बताओ, किसी ने तुमको धमकाया है? जाओ और कबूल करो पुलिस स्टेशन में अपना गुनाह, लेकिन याद रखना अगर मेरा नाम लिया तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, वरना वो लोगों को पता चला कि इसके पीछे हम थे तो वो हमें मार ही देंगे, इसलिए साहब हमें बंद कर लो जेल में। हवलदार, इन दोनों को अंदर डालो और हाँ, सुबह एक बार होश में आने पर दोबारा से इनका बयान लेना, कहीं शराब के नशे में अभी जो बक रहे हैं सुबह उससे मुकर जाएं। दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। काली भी अपने घर लौट जाती है और अगली सुबह जब इंस्पेक्टर पांडे उन दोनों का बयान लेता है तो वो दोनों अपना सच कबूल लेते हैं, साथ ही अपने मालिक का नाम भी बता देते हैं, जिससे पूरे मिलावटी शराब के गिरोह को पुलिस पकड़ लेती है और गांव के लोगों को अब शराब जैसी बुरी लत से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही शराब पीने वालों के लिए एक सबक भी मिलता है कि उनका नशा उनकी जान जाने का कारण भी बन सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में शराब ना मिलने के कारण अब शराबियों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन एक शाम काली गांव के चौराहे के पास से गुजर रही थी तो वहां वो उसी शराबी को अपने कुछ दोस्तों के संग बैठा देखती है, जो कि उस रात अपनी बीवी को पीट रहा था। ये तो वही शराबी है, लेकिन अब तो गांव का शराब का ठेका बंद हो गया, फिर ये यहाँ झुंड लगाकर क्या कर रहा है, देखना पड़ेगा। काली वहाँ छुपकर उस शराबी की बातें सुनने लगती है। अब तो मेरा तू ही सहारा है, तुझे पिए बिना तो मुझे चैन ही नहीं आता। आए ठंडी ठंडी गले से उतरती है तो मजा ही आ जाता है। शराबी ये बातें अपने दोस्तों से ही कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है और उसको अपने दोस्तों की टोली के साथ बैठा देखकर उसके पास आकर कहती है, अजी तुम फिर पीने लगे, तुम नहीं सुधरोगे ना। अरे उस दिन भगवान से पिट के भी चैन ना मिला, रुको दोबारा भगवान को बुलाती हूँ। अरे भाग्यवान, क्यों शक्तिमान की तरह तेजी में अपना फैसला सुना रही हो? मैं नहीं पी रहा,
चाहे तो सूंघ के, पी के, चख के, गटक के देख लो, ये शराब नहीं है। तो क्या है? अरे धंधे की बोतल में तेरा ओपनर, तुझे गदगद, मैं पी लूं कोका कोला। काली ये देखकर और सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ एक चैन की सांस लेती है और अपने घर की ओर बढ़ते हुए कहती है, शुक्र है इस गांव से शराब चली गई। अब कोई पत्नी उस नशे के कारण अपने पति के अत्याचार का शिकार नहीं होगी। चल काली घर चल, कल से तुझे हर्ष के स्कूल में नौकरी पर भी जाना है।